हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो दोनों यूनिट है उनके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना, ठीक है ना। वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे हुए। तो देखो, मैं स्टार्टिंग से ही बात कर लेता हूँ। जो स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था समय सचर का फलन पढ़ा था, उसके बाद में अवकलनीय परिभाषा पढ़ ली थी, साध्यता पढ़ लिया था। तो डेफिनेशन देख लेना, देखो परिभाषा देख लेना। परिभाषा में अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं आपको, अवकलनीय परिभाषा, अवकलनीय परिभाषा, साध्यता की परिभाषा और तीसरा है प्रंसवादी फलन। इनकी आप परिभाषा देख लेना, ठीक है। परिभाषा में तो ये देख लेना। फिर आपके बाद में जो थ्योरम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर परिभाषा में एक डेफिनेशन और भी बोल सकते हैं आपको, विश्लेषिक फलन की, ये परिभाषा होगी। फिर इसके बाद में परिमित अवकलज के लिए, ये थ्योरम है, परिमित अवकलज के लिए साध्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं है। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए साध्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं है। एक ये थ्योरम और एक थ्योरम और है कि आपके पास फलन है z के विश्लेषिक होने का, ये आपके 12 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जो सेक्शन सी आता है ना, बड़े वाले क्वेश्चन, उनमें पूछ सकता है। परिमित ये फलन है z के विश्लेषिक होने का जो होने का आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध। अब इनमें से ज्यादातर एग्जाम में जो पूछा हुआ है ना, वो आपका पर्याप्त प्रतिबंध पूछा हुआ है। ये जो पर्याप्त प्रतिबंध है ना, ये मान के चलो, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके लास्ट 2-3 इयर्स कंटिन्यूसली पूछा हुआ है पर्याप्त प्रतिबंध का। तो लास्ट से लास्ट वाले ईयर में ये पर्याप्त प्रतिबंध को पूछा हुआ है। तो आराम से इसको जरूर याद करके जाना, पर्याप्त प्रतिबंध को। फलन एब्जेक्ट के विश्लेषक होने का जो आवश्यक प्रतिबंध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पर्याप्त प्रतिबंध इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कौशी-रीमान समीकरण का जो ध्रुवीय रूप है, पोलर फॉर्म है, उसका पूछा जाएगा। कौशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, तो ये आप अच्छे देख लेना। इसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस है, उसको बता देता हूं मैं। क्वेश्चंस की बात करूं, एक तो ये फलन f बराबर अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ xy, ये मूल बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है। कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। एक तो एक काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक देखो, मिलन थॉमसन रचना विधि है। मिलन थॉमसन रचना विधि है ना, उसमें क्या करते हैं, देखो दो चीजें होती हैं आपके पास। एक तो
अपने पास फलन एफ जेड होता है यू प्लस आयोटा वी, तो आपको क्या करेंगे, यू देंगे, आपको क्या देंगे, यू देंगे और वी निकालने के लिए बोलेगा और एफ जेड निकालेगा। तो सबसे पहले यदि आपको यू बोले, यू दे दिया है, मान लो यू दिया है, और आपको क्या निकलवाएगा, वी निकलवाएगा, और वी के बाद में क्या निकलवाएगा, एफ जेड निकलवाएगा। इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो यू दिया है, वी निकलवाएगा, जिसको अपन क्या कहेंगे प्रिंसिपल सेमी, और फिर ये आपसे एफ जेड को पूछेगा। एक डायरेक्ट होता है कि यू और वी है ना, इनमें से एक दिया हुआ आएगा और डायरेक्ट एफ जेड निकालना है, और डायरेक्ट क्या निकालना है, एफ जेड निकालना है। तो इसके लिए अपन जो विधि यूज करते हैं उसको कहते हैं मिलन थॉमसन या मिलन थॉमसन रचना विधि, मिलन थॉमसन रचना विधि। तो ये आप ध्यान से देख लेना, इसमें आप इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, यू से वी निकलवाना, एक या दो क्वेश्चन है वो देख लेना। और ज्यादातर ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो ये मान के चलो मिलन थॉमसन रचना विधि से तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। मिलन थॉमसन रचना विधि से कुछ नहीं करना होता है, यू दिया होता है, जैसे मान लो यू एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, इसको मान लो फाई एक्स कोमा वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, इसको मान लो साइन एक्स कोमा वाई। अब इसमें क्या करो, एक्स की जगह जेड रख दो और वाई की जगह, इसमें वाई की जगह जीरो रख दो, इसमें साइन एक्स की जगह जेड रख दो, वाई की जगह जीरो रख दो। तो यहाँ से फिर एफ जेड बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा साइन जेड कोमा जीरो, फिर इसका जेड के सापेक्ष क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। और इसी प्रकार यदि वी दिया हो तो वी के लिए डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, उसको मान लो कुछ भी फंक्शन दे दो जी, इसको एच दे दो, फिर एच जेड कोमा जीरो माइनस प्लस आयोटा जी जेड कोमा जीरो, इंटीग्रेशन कर दो जेड के रिस्पेक्ट में। तो देखो आपसे पहले ये दे सकता है कि यू दिया हो, आपको वी निकलवा सकता है या एफ जेड निकाल सकता है। अब यहाँ ध्यान रखना, आपको देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो इस प्रकार से देगा, यू दे देगा, कहेगा पहले प्रिंसिपल संयुग्मी निकालो और फिर उसके बाद में एफ जेड निकालो। अब ये बोलेगा तब तो पहले आपको वी निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ जेड में रख देंगे, यू और वी की जगह रख देंगे, तो वहां से एफ जेड निकल जाएगा। लेकिन यदि आपको ये बोल दिया जाए कि यू दिया हुआ है तो आप इसके संगत वैशेषिक फलन एफ जेड का मान याद करो, तब आपको क्या लगाना है, डायरेक्ट मिलन थॉमसन रचना विधि। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि इस विधि को भी इस विधि को भी आपका डिस्क्राइब पूछा हुआ है, मतलब इसका वर्णन पूछा हुआ आपके एग्जाम में, तो इसको भी याद करके जाना है। तो यू एक्स कोमा वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लिया, फिर इसको एक क्या दिया फाई जेड कोमा जीरो और इसको साइन जेड कोमा जीरो, फिर इसमें वैल्यू रख दी। एक तो क्वेश्चन, एक इस प्रकार से जो क्वेश्चन करवाए हुए ना ये वाले, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, 4 क्वेश्चन इस प्रकार से करवाए हुए लास्ट लेक्चर्स में है ये करवाया हुआ है, तो ये ध्यान से देख लेना। परस्पादी जो आपका फलन होता है उसको तो बताइए, परस्पादी फलन किसको कहते हैं, जो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू जीरो, ये तो आपका क्या होता है परस्पादी फलन। हार्मोनिक फंक्शन जिसको कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन क्या कहता है, यू तथा इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्या होना चाहिए, सतत तथा लाप्लास समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। सांकेतिक परिभाषा क्या होती है, सांकेतिक परिभाषा होती है लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ जेड नॉट होना चाहिए, या अवकलनीयता की परिभाषा बोल सकते हैं, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सांकेतिक आवश्यक प्रतिबंध है, मतलब कोई फलन यदि अवकलनीय है तो वो सतत जरूर होगा, परंतु सतत है कोई फलन सतत है तो उसका अवकलनीयता के बारे में अपन नहीं बोल सकते। इसमें देखो जो एग्जांपल करवाया हुआ है वो एग्जांपल भी ध्यान से देख लेना। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन आपका और बता देता हूं मैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी ध्यान से देख लेना। देखो इसमें देखो आपको u माइनस बी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ उस प्रकार से आपको देख लेना उस क्वेश्चन को। जैसे मान लो इसमें एक क्वेश्चन है u माइनस बी, इस प्रकार के आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे और तीनों चारों क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो सेम ही है, cos y माइनस साइन y। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, a की पावर x cos y माइनस साइन y, ये जैसे मान लो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अब आपको पहले तो ये पता लगाना है कि ये आपका u का मान है या v का मान है। इसके लिए हमने क्या किया था कि पहले एफ जेड लिखते थे, एफ जेड बराबर क्या होता है u प्लस आयोटा v, फिर क्या करते हैं दोनों तरफ आयोटा से गुणा करते हैं, तो आयोटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा u और ये हो जाएगा माइनस का v हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे इन दोनों समीकरण को अपन जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, देखो 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू, अब देखो वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जुड़ जाएगा u माइनस v प्लस
इस वाले भाग में काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग मिल जाएगा, तो आएगा यू प्लस वी। तो मैंने इसको नाम दे देंगे कैपिटल एफ जेड, और इसको क्या नाम दे देंगे वास्तविक भाग को यू, और इसको क्या नाम दे देंगे आयोटा वी, ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें जो भाग दिया हुआ है वो कौन सा भाग दिया है, यू माइनस वी वाला भाग दिया है या यू प्लस वी दिया हुआ है। ऊपर देखो सवाल में यू माइनस वी दिया हुआ है, इसका मतलब अपने को क्या दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है। और फिर अपन क्या करते हैं, देखो फिर अपन क्या करते हैं, u दिया हुआ है तो u अपने पास क्या हो जाएगा, e की पावर x cos y माइनस साइन y। बस फिर कुछ नहीं करना है, डेल u अपॉन डेल x निकालना है। इसको मैंने नाम दे देंगे फाई x कोमा y, फिर डेल u अपॉन डेल y निकालना है, इसको नाम दे देंगे साइन x कोमा y। और फिर क्या करना है, x की जगह z रखना है, y की जगह 0 रखना है, और साइन x की जगह z रखना है, y की जगह 0 रखना है। फिर मिलन फंक्शन लगाना है, तब f z बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फाई z कोमा 0 माइनस आयोटा साइन z कोमा 0 dz। तो इस प्रकार के आपके 4-5 सवाल हैं। फिर लास्ट में जो कैपिटल एफ जेड का मान निकलेगा ना, उसमें अपन क्या रख देंगे, 1 प्लस आयोटा एफ जेड का मान रख देंगे, और फिर वहां से निकल जाएगा अपने पास। और इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट भी मिल जाएगा अपने को। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कुछ मान दिया होगा है, पाई बाय 2 इसका मान इतना है, तो फिर उसके लिए अपन क्या करेंगे, सी का मान निकल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछे ये वाला क्वेश्चन है वो। इस प्रकार के 4 क्वेश्चन आपके हैं सिलेबस में, वो चारों क्वेश्चन आपको करके जाना है अच्छे से ध्यान से। और देखो और बता देता हूँ मैंने 2-4 सवाल, बस इसके अलावा ज्यादा सवाल है नहीं। एक ही क्वेश्चन लेके जाना, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मान के चलो ये तो क्वेश्चन आपके पूछा ही जा चुका है। एक तो ये एफ जेड बराबर अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन देखना है, ऐसा क्वेश्चन है एफ जेड बराबर e की पावर z माइनस ये 4, ये वाला क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आ चुका सवाल में, ये आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी शेखावटी यूनिवर्सिटी में भी ये सवाल आ चुका है, और शेखावटी यूनिवर्सिटी इनमें भी पूछा जा सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाएगा। ये देखो ये सवाल आपके करवाया हुआ सवाल है ये कि z बराबर 0 पर ये विश्लेषिक नहीं है, जबकि कोस रीमान समीकरण इस बिंदु पर संतुष्ट करती है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरम और बता देता हूँ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। माना एफ जेड क्या है, एक प्रदेश में अचर है, ये वाली थ्योरम में अचर है। माना मोड ऑफ एफ जेड एक प्रदेश में क्या है, अचर है। जहां एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, तो एफ जेड अचर है, अचर है। ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। माना मोड ऑफ एफ जेड एक प्रदेश में अचर है, जहां एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तब आपको बताना है कि एफ जेड क्या है, अपने पास कांस्टेंट फंक्शन होता है। देखो क्या होता है कि यदि मान लो एफ जेड है ना, अपने पास एफ जेड है, वो 2 कंडीशन फिल करता हो, एक तो ये विश्लेषिक फलन हो, और एक अपने पास क्या हो, ये अचर फलन हो। मोड ऑफ एफ जेड मान लो एक तो विश्लेषिक फलन हो, और एक एफ जेड क्या हो, अचर फलन हो, तब जो एफ जेड होता है ना, वो अपने पास क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। तब ये फलन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। देखो कैसे प्रूव करोगे, इजी सा है कि एफ जेड एक प्रदेश में अचर है, तो मोड एफ जेड को क्या मान लो, सी मान लो। एफ जेड को क्या लिख सकते हैं, यू प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी। अब मोड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को मैंने कांस्टेंट नाम दे दिया सी डैश, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी डैश। फिर अपने को देखो एफ जेड को कांस्टेंट बताना है ना, तो एफ जेड को कांस्टेंट बताने के लिए इसका एक बार तो यू के सापेक्ष अंश का गुणन कर देंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, कोस रीमान समीकरण का यूज कर देंगे, और उससे अपने को ये दिखाएंगे कि यहाँ से यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एफ जेड कांस्टेंट दिखाने के लिए क्या होता है कि यू प्लस आयोटा भी होता है एफ जेड बराबर। तो यदि इसको भी अपन कांस्टेंट बता देंगे और इसको भी अपन कांस्टेंट बता देंगे, तब अपन क्या बता देंगे कि एफ जेड क्या है, पूरा ही कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व कर लेना आगे, और फिर ये आपका हो जाएगा। बस इतने ही सवाल थे इसमें। कोस रीमान समीकरण का दोहरी रूप और फलन एफ जेड के विश्लेषक होने का जो पर्याप्त प्रतिबंध है, ये ध्यान से देख लेना। ये क्वेश्चन आपके बड़े वाले में मिलेंगे, ठीक है। और छोटे वाले क्वेश्चन में आपके कौन से मिल सकते हैं, मिलन थॉमसन रचना विधि वाला सवाल मिल सकता है,
ये आपको प्रंसवादी जो आपका फलन होता है कि कोई भी फलन है z है, वो प्रंसवादी फलन कब होता है, जब वो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, del 2u अपॉन del x2 प्लस 2 del 2u अपॉन del y2 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा यूनिट 4 का डिस्कशन। यूनिट 4 में आपके ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इजी सा ही है, 4 फॉर्मूलों को एक साइड एक बार याद किया, फिर ये सारे सवाल है, फिर विश्लेषी फलन की डेफिनेशन है, साध्यता की परिभाषा है, बहुत ही इजी सवाल है ना, इनको तैयार कर लेना। फिर मैं अगले वाले वीडियो में यूनिट 5 का डिस्कशन कर दूंगा, उसमें आपको क्या पढ़ना है वो बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।